की नई पाठशाला। जोहार अलिंग रूबी प्रजापति अर्थशास्त्रलिंग पड़ाकोआ चिलके आबू बाजार ते सामान किरिंग बू सेनेवारे दो एंतो हो को आबू चकट बुआ को सुनुम साबुन उतु बिस्कुट बुलुंग किरिंग तानरे चकट बुआ को। बच्चों आश्चर्य मत करिए, मैंने आपके ही क्षेत्रीय भाषा में इस आसान से पाठ को समझाने का प्रयास किया है। आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार। बच्चों, उपभोक्ता जो शब्द है आपको लग रहा होगा सुनकर, आखिर ये उपभोक्ता है क्या? आप बाजार जाते हैं और बाजार से कई प्रकार के सामान खरीदते हैं। जैसे आपने बाजार से ये चिप्स को खरीदा और खुद खा लिया तो आप क्या कहलाएं? उपभोक्ता। यानी बाजार से हम कोई सामान खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। अब आती है बात अधिकार की। अधिकार का जन्म कैसे होता है? जब कानून द्वारा कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जिससे हम अपनी रक्षा कर सके तो इसे हम अधिकार कहते हैं। बच्चों, भारत में उपभोक्ता अधिकार का जन्म बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हुआ। जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो किसी प्रकार की कोई उपभोक्ता नियम भारत में मौजूद नहीं थे। दुकानदार चाहे जैसा चाहता उस प्रकार सामान बेचता और ग्राहकों को तरह तरह से ठगता था। जैसे मिलावट। बच्चों, आपने गांव के राशन दुकानों में देखा होगा, चीनी जो होती थी भींगी हुई मिलती थी। आप बरसात के दिनों में जाइए, चीनी भींगी है तो समझ में आती है, लेकिन आप गर्मी के दिनों में भी जाएंगे तो चीनी भींगी हुई मिलती थी। जानते हैं बच्चों ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि चीनी के वजन को बढ़ाया जा सके। आप चावल भी खरीदते होंगे, चावल को भी देखा है आपने कि चावल में कितने कंकड़ मिलते हैं। ये भी एक मिलावट का उदाहरण है कि हम चावल के वजन को कंकड़ के द्वारा बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कभी कभी दुकानदार अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा भी कीमत वसूलते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि भारत में किसी प्रकार का कोई उपभोक्ता कानून नहीं था। लगातार इस प्रकार के असंतोष से 1960-70 के दशक में उपभोक्ता आंदोलन ने जन्म लिया। लोग अब थक चुके थे गलत विज्ञापन, मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी से। कोई कानून ना होने के कारण इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती थी। गलत विज्ञापनों को भी कई उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। बच्चे, आप देखते होंगे कई बार प्रचारों में ऐसा बताया जाता है कि डब्बे का दूध माता के दूध से भी बेहतर है। क्या ऐसा हो सकता है? आप जानते हैं माता के दूध का जगह कोई नहीं ले सकता है। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु नहीं ले सकती है। दूसरी ओर बच्चों, आप देखते होंगे बहुत सारी क्रीम वाली कंपनी ऐसा कहते हैं कि आप इस क्रीम को लगाइए, आप गोरे हो जाएंगे। क्या बच्चों, किसी क्रीम को लगाने से अगर लोग गोरे होते तो क्या भारत में एक भी इंसान काला बचता? हम आप सभी क्या होते? सिर्फ गोरे ही होते। भारत में किसी भी काले इंसान का नामो निशान नहीं होता। यानी ये कैसी प्रचार है? हमें भ्रम पैदा करने वाली। जब हम इन तरह के विज्ञापनों या प्रचार को देखते हैं, हमारे मन में ये बात आती है, इस क्रीम को मैं लगा लूं तो गोरी हो जाऊंगी। क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या किसी हम शक्तिशाली प्रोडक्ट को खा लेते हैं तो क्या हमें एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसी तरह के भ्रामक तथ्यों का खंडन करने के लिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। लंबे संघर्ष मोर्चों के बाद 24 दिसंबर 1986 को भारत में
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना। बच्चों, इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। बाजार में होने वाली इस प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी और गलत विज्ञापनों को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अंततः इस अधिनियम को पारित किया। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार किस प्रकार ग्राहकों को सही सामान उपलब्ध करा सके, क्योंकि कोई कानून ना होने के कारण लोग मजबूर थे घटिया सामान इस्तेमाल करने के लिए और वे इसके खिलाफ में कुछ कर भी नहीं सकते थे। कोपरा के बनने के बाद उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए और वे अधिकार निम्नलिखित है। पहला अधिकार है बच्चों, सूचना पाने का अधिकार। देखिए, जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं था तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पहले कोई सूचना नहीं देती थी। लेकिन आज जब कोपरा बन चुका है तो किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट को बाजार में लाने से पूर्व सूचना देना जरूरी होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। आप देख सकते हैं ये एक दवाई का रैपर है। इस प्रकार की दवाई में किसी भी कंपनी को उत्पादन तिथि, समाप्त होने की तिथि तथा अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित करवाना जरूरी होता है। साथ ही इस दवाई को या इस तरह के सामान को उपयोग करने से क्या क्या हानि हो सकती है, इसे भी दर्शाना अब आवश्यक है। यानी अब ग्राहकों को किसी भी प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है और यह हमारा अधिकार भी है कि हम जिस प्रोडक्ट को यूज करें, उपयोग करें, उसकी संपूर्ण जानकारी हमारे पास उपलब्ध हो। अब यह आवश्यक है कि कोई भी दुकानदार MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता है। अगर अंतिम तिथि समाप्त हो गई है तो उसे बाजार में नहीं बेच सकता है। तो इस प्रकार के प्रतिबंध लगने के पश्चात अब हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो बच्चों, देखा आपने किस प्रकार हमें सूचना का अधिकार मिला और उस अधिकार के द्वारा हमें किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी पाने का अधिकार मिला। अब हमें ये पूछने का अधिकार है कि इस प्रोडक्ट की क्या डिटेल है। तो बच्चों, हमने देखा सूचना का अधिकार हमारे लिए एक ताकत बनकर आई। दूसरा अधिकार है चुनने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हमें किसी भी वस्तु को चुनने का अधिकार प्राप्त है। पहले जब हम बाजार में जाते थे, दुकानदार जबरदस्ती हमें किसी एक सामान के साथ दूसरा सामान खरीदने को मजबूर करता था। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आ जाने के बाद आज हमें कोई दुकानदार किसी भी वस्तु के साथ दूसरी वस्तु लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। जैसे यदि हम दंत मंजन लेने के लिए गए तो कोई दुकानदार उसके साथ टूथब्रश लेने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता है। यह हमारी खुद की मर्जी होगी कि हम बाजार से किस सामान को खरीदें। इसके लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। हम अपने चुनने के अधिकार का प्रयोग कर किसी भी दुकान पर जाकर अपनी पसंद की ही सामान खरीद सकते हैं, ना कि किसी दुकानदार के कहने या बहकाव में आकर उसकी बोली गई चीजों को। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार चुनने के अधिकार का हमें लाभ हुआ। हमारा तीसरा अधिकार है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। बच्चों, क्षतिपूर्ति निवारण के अधिकार को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। आपके पाठ्य पुस्तक में एक मैथ्यू बालक की कहानी दी गई है। इस बालक को गले में टॉन्सिल की समस्या होती है और वह अस्पताल में जाकर भर्ती हो जाता है। जैसा बच्चों आप जानते हैं, किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले बच्चों को या किसी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए बेहोश किया जाता है। मैथ्यू को नर्सों द्वारा गलत तरीके से बेहोश किया गया, जिस वजह से जब उसका ऑपरेशन हुआ तो मानसिक रूप से वह अपंग हो गया।
तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार एक अस्पताल के लोगों की लापरवाही के कारण एक छोटे से बच्चे को अपंग होना पड़ा। अब मैथ्यू के पिताजी ने इस बात की शिकायत उपभोक्ता अदालत में की। पहले तो उपभोक्ता अदालत के जिला स्तरीय विभाग में वे अपने तथ्य को साबित नहीं कर पाए, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के जिला उपभोक्ता अदालत पर जाने पर उन्हें न्याय मिला और अस्पताल को इसके एवज में 5 लाख मुआवजा मैथ्यू के पिताजी को देना पड़ा। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार हम अपने क्षतिपूर्ति के अधिकार का उपयोग करके हमारे खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ मोर्चा ले सकते हैं। हमारा चौथा अधिकार है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व के अधिकार के अंतर्गत जब कोई कंपनी हमें गलत सामान देता है और उसके खिलाफ हम उपभोक्ता अदालत में जाते हैं तो हमें वकील की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसी कारण से हम यदि वकील रखने के में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम अपना मुकदमा खुद ही लड़ सकते हैं। तो बच्चों प्रतिनिधित्व के अधिकार के अंतर्गत हम अपना मुकदमा स्वयं लड़ते हैं। तो बच्चों आपने देखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ने हमें उपरोक्त अधिकार दिए, जिसका उपयोग कर हम आज पूरी स्वतंत्रता से बाजार में किसी भी वस्तु को या किसी भी सामान को आसानी से खरीद सकते हैं, उसकी गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं और अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खड़े कर सकते हैं। बच्चों उपभोक्ता अदालत या कोपरा 3 स्तरों में कार्य करती है। ये ढांचा जो है कोपरा का त्रिस्तरीय है। पहले स्तर में है जिला स्तर। पहला स्तर को हम कहते हैं जिला स्तर, दूसरा स्तर है राज्य स्तर, तीसरा स्तर है राष्ट्रीय स्तर। कोपरा का पहला स्तर जो जिला स्तर है, यह किसी भी मामले में 20 लाख तक के मामलों का निष्पादन करता है। दूसरा स्तर है राष्ट्रीय स्तर। इस स्तर में 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की राशि के मामलों का निपटारा किया जाता है। हमारा तीसरा स्तर है राष्ट्रीय स्तर। इसमें 1 करोड़ से अधिक राशि के मामलों की सुनवाई की जाती है। तो बच्चों आपने देखा किस प्रकार कोपरा हमारे देश में 3 स्तरों में कार्य करती है और ये तीनों स्तर उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हमें किसी प्रकार की परेशानी होती है, हम कहीं किसी विक्रेता द्वारा ठगे जाते हैं, तो इस स्थिति में हम उपभोक्ता अदालत जाकर न्याय ले सकते हैं। आज हमारे देश में 1986 के बाद इतने लंबे समय तक उपभोक्ता आंदोलन चला, किंतु हम देखते हैं आज भी उपभोक्ता आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं है। सरकार के इतने नियम और कानून बनाने के बावजूद भी आज भी ग्रामीण इलाकों में लोग ठगे जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे पास सूचना या जानकारी का अभाव है। जहां हमारे पास सूचना में कमी आती है, लोग हमें ठग देते हैं। सरकार ने इस सूचना की कमी की समस्या का निवारण करने के लिए विभिन्न प्रकार के चिन्हों को बनाया, ताकि लोग उस चिन्ह को देखकर यह समझे कि इस चिन्ह की सामान अगर हम लेते हैं तो यह सामान पूरी तरह से शुद्ध होगा। वे चिन्ह निम्नलिखित है। बच्चों आज हमने उपभोक्ता अधिकार को पढ़ा, समझा और देखा कि किस प्रकार हमें लंबे संघर्ष के बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आने के बाद उपभोक्ता अधिकार प्राप्त हुए। बच्चों जिस प्रकार हमें लंबी गुलामी के बाद मौलिक अधिकार आजादी के बाद प्राप्त हुए, ठीक उसी प्रकार लंबे दशक तक कई दुकानदारों द्वारा ठगे जाने के बाद हमें उपभोक्ता अधिकार प्राप्त हुए। 1986 से सरकार ने लगातार उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन चलाया और तरह तरह से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का प्रयास किया। सरकार के इतने प्रयास के बावजूद भी
आज भी ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से जागरूकता नहीं फैली है। सरकार ने देखा कि उनका प्रयास निचले पायदान तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी युक्ति बनाई जिससे लोग उस चिन्ह या मार्क को देखकर यह पता लगाएं कि वह सामान कितना शुद्ध है। सरकार ने इसी संदर्भ में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया, जैसे ISI मार्क। बच्चों, सरकार ने विनिर्माण के क्षेत्र के सभी सामानों में ISI मार्क का प्रयोग किया। ISI मार्क किसी भी सामान की 100% शुद्धता की गारंटी होती है। यह चिन्ह आप गैस के चूल्हे में, प्रेशर कुकर में, इलेक्ट्रॉनिक सामान में, सिलेंडर में, ऐसे बहुत सारे सामानों में, विनिर्माण सामानों में आप देख सकते हैं, जहां आपको यह चिन्ह दिखेगा। यह चिन्ह हमें यह जागरूकता प्रदान करता है कि हम इस ISI चिन्ह के माध्यम से जिस सामान की खरीदारी कर रहे हैं उसकी शुद्धता को परख सकें। तो बच्चों, आप समझें कि इस ISI मार्क्स का हमें क्या करना है। जब हम विनिर्माण सामान खरीदने के लिए बाजार में जाएंगे तो हमें इस चिन्ह के द्वारा सामान की शुद्धता की परख करने में मदद मिलेगी। दूसरा चिन्ह है एग मार्क। भारत सरकार ने एग मार्क चिन्ह का प्रयोग फल, तेल, दाल इत्यादि सामानों में करते हैं। यह साइन हमें यह दर्शाता है कि जो खाद्य तेल, जो दाल हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध है। यह साइन हमें यह भी दर्शाता है कि जो सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह पूरी तरह से विशुद्ध है और इसमें किसी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश नहीं है। तो बच्चों, सरकार ने हमें जागरूक करने के लिए, हमें पूरी शुद्ध सामान मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किए और इस प्रकार के चिन्हों के माध्यम से हम में उपभोक्ता जागरूकता को फैलाने का प्रयास किया। अगला हमारा चिन्ह है इको मार्क। इको मार्क यह दर्शाता है कि कोई भी सामान परिस्थिति को कम से कम हानि पहुंचाए या कम से कम प्रभाव डाले। हमारा अगला चिन्ह है हॉलमार्क। बच्चों, आप इस चिन्ह से तो भली भांति परिचित होंगे। हॉलमार्क नहीं आने के पहले सुनार दुकान में जब आप कोई भी सामान लेने जाते थे तो दुकानदार हमें ठगते थे, क्योंकि वो हमें कौन सा कैरेट का सोना देते थे इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। किंतु हॉलमार्क या BIS मार्क के आने के बाद, BIS मार्क आने के बाद आज सोने की परिशुद्धता की हमें गारंटी मिलती है। जैसे 916 अगर है और हॉलमार्क है तो यह 22 कैरेट सोने की शुद्धता को दर्शाता है। इसी प्रकार अलग अलग कैरेट के सोने में अलग अलग चिन्हों के साथ BIS का मार्क्स यह दर्शाता है कि जो दुकानदार हमें सोना दे रहा है वह कौन सा कैरेट का है। जैसे बच्चे, मैंने ये सोने की अंगूठी पहन रखी है, इस अंगूठी में आपको ऐसा ही हॉलमार्क मिलेगा, साथ ही साथ 916 लिखा हुआ भी मिलेगा, जो यह दर्शाता है कि मैंने जब ये अंगूठी खरीदी तो यह 22 कैरेट की थी। तो बच्चों, आपने देखा किस प्रकार भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता के द्वारा हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ इन लोगो चिन्हों के माध्यम से हमें यह दर्शाया है, यह बताने का प्रयास किया है कि जब हम बाजार में कोई सामान खरीदने जाएं तो हम इस चिन्ह के द्वारा उस सामान की परिशुद्धता की जांच कर लें। तो बच्चों, आपने आज समझा उपभोक्ता अधिकार। आइए आज इससे जुड़े कुछ प्रश्नों की परिचर्चा कर लें। बच्चों, उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमें उपभोक्ता अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कोई बता सकता है कि आखिर हमें उपभोक्ता अधिकारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों,
इसका उत्तर बहुत ही सरल है। हमें किसी भी संदर्भ में अधिकार की आवश्यकता तब होती है जब हम अपने मन में व्याप्त असंतोष को उस अधिकार के माध्यम से दूर कर सकें। आपने देखा होगा बच्चों, जब हम गुलाम थे तो हमें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। हमें आज़ादी मिली तो सरकार ने हमें मौलिक अधिकार दिया। उसी प्रकार लगातार उपभोक्ता शोषण के बाद सरकार ने हमें उपभोक्ता अधिकार दिया, यानी उपभोक्ता जागरूकता के लिए सरकार ने हमें उपभोक्ता अधिकार प्रदान किए हैं। बच्चों, अब तीसरा प्रश्न है, कोपरा क्या है? बच्चों, आप जानते होंगे कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, हमें कौन कौन से उपभोक्ता अधिकार दिए गए हैं? बच्चों, मैंने पढ़ाते समय आपको बताया था, सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हमें बहुत सारे उपभोक्ता अधिकार दिए हैं, जैसे सूचना का अधिकार, सुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो बच्चों, हमने जाना इस पाठ के द्वारा कि उपभोक्ता अधिकार क्या है और यह किस प्रकार एक जागरूकता का कार्य करता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। आपको किसी तरह की डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी